आज से एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये एमसीक्यू सीरीज स्पेशली डिज़ाइन करी गई है जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये जो एमसीक्यू सीरीज़ आ रही है, एक तो इस एमसीक्यू सीरीज़ डेली अपनी वीडियोज़ में कोशिश करूँगा अपलोड करता रहूँ, और ये वीडियो चाहे मॉर्निंग में अपलोड हो चाहे इवनिंग में अपलोड हो, इसका जो पीडीएफ हुआ करेगा इन सभी क्वेश्चंस का आंसर के साथ, वो आपको रात को 10 बजे के आसपास जो है उससे पहले आपको मिल जाया करेगा। क्लियर हो गया। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको क्लियर कर दूं, ये जितने भी सेक्शन आपके सिलेबस में मेंशन है, जम्मू कश्मीर वाला सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, जनरल साइंस वाला सेक्शन है, या रीजनिंग का सेक्शन है, मैथमेटिक्स का सेक्शन है, या फिर हमारे पास स्पेशलाइजेशन का सेक्शन है, इन सभी सेक्शंस को, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी सेक्शन को यहाँ पर कवर करा जा रहा है। इस तरह से एमसीक्यू सीरीज़ डिज़ाइन करी जा रही है। आपकी तैयारी कितनी है वो भी आपको क्लियर होगा, जिसकी नहीं है उनको भी इस एमसीक्यू सीरीज़ से बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो रिसेंट जेकेएसएसबी के एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करे जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे लाए जा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है, कहा जा रहा था स्प्लिट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स केम अप इन द ईयर। यानी कि आपको पता है आईएनसी की जो फाउंडेशन हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, 1885 में तो उसकी फाउंडेशन हो चुकी थी, एओ ह्यूम के द्वारा फाउंडेशन करी गई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता, टाइम के साथ आईएनसी जो है वो एक तरीके से दो ग्रुप्स में बनती जा रही थी, एक थे एक्सट्रीमिस्ट वाले और एक थे मॉडरेट्स वाले। अब ये ऑफिशियली कब अलग हो चुके थे, स्प्लिट मतलब कब ये ऑफिशियली अलग हो चुके थे, वो कौन से ईयर में हुआ था। हालांकि ये जो सिलसिला था ये काफ़ी पहले से चला आ रहा था, लेकिन एक ऐसा ईयर है जब ये दोनों बुरी तरीके से अलग हो चुके थे। वो ईयर कौन सा था आपसे वो पूछा जा रहा है। वो 1907 वाला ईयर था। हर साल आईएनसी के सेशन हुआ करते थे, मीटिंग आप पहले हुआ करती थी। तो जो आईएनसी का सेशन था 1907 वाला, उस टाइम पर जो आईएनसी बनी थी वो दो ग्रुप्स में बंट गई थी, एक था एक्सट्रीमिस्ट और एक था मॉडरेट्स। इसे हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सेशन हो रहा था ये सूरत में हो रहा था, सूरत में स्प्लिट हुआ था, इसीलिए सूरत स्प्लिट भी कहा जाता। तो हुआ कब था, 1907 में हुआ था। अब थोड़ी सी कहानी आपको मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का क्या था। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो लाला लाजपत राय हैं वो इस बार, क्योंकि हर साल वहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज होते थे आईएनसी के, तो माना जा रहा था कि काफ़ी समय से डिमांड था कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्सट्रीमिस्ट वाली कैटेगरी का होना चाहिए था। अभी तक हो नहीं पा रहा था, लेकिन इस बार कहा गया कि लाला लाजपत राय जी की बात करें, इन्हें प्रेसिडेंट होना चाहिए। और मॉडरेट्स ने चालाकी ऐसे करी कि इन्होंने सामने किससे खड़ा कर दिया कैंडिडेट, रास बिहारी घोष जी को खड़ा कर दिया कि ये कैंडिडेट यहाँ पर होंगे। तो उस रीज़न की वजह से, सीनियरिटी की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से लाला लाजपत राय जो है वो पीछे हट जाते हैं और सामने प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे, रास बिहारी घोष बन जाएंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियली जो है वो सूरत स्प्लिट हो चुका था, आईएनसी जो है वो दो हिस्सों में बंट चुकी थी। 1907 वाला ईयर था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कौन से दो कंट्रीज को अलग करने का काम कर रहा है। इंडिया चाइना, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान। तो ये इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने का काम होता है रेड क्लिफ लाइन से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रेड क्लिफ लाइन आपसे अगर पूछा जाए किसके नाम पे, ये रेड क्लिफ नाम क्यों रखा गया है इसका, हालांकि याद करने का तरीका ऐसा है, रेड क्लिफ, रेड आप इसका रेड बना सकते हो, रेड मतलब रेड कलर खून का होता, तो इंडिया पाकिस्तान में बड़ा खून बहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री हो गई है। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हो। लेकिन जो रेड क्लिफ नाम था, ये सिरिल रेड क्लिफ नाम था, ये रेड क्लिफ, सीरक रेड क्लिफ, ये सिरिल रेड क्लिफ नाम था। इनके नाम पर जो रेड क्लिफ लाइन रखा गया, क्योंकि इनको टाइम दिया गया। तो ये ऐसा बंदा है जो इंडिया में पहले विजिट ही नहीं करा, इंडिया के बारे में पता ही नहीं सही तरीके से, और बाद में 5 हफ्ते का टाइम दिया कि 5 हफ्ते के अंदर जो है डिमार्केशन करना, तुम्हें डिवाइड करना है। जैसे पंजाब वाला प्रोविंस था वहाँ पे, है ना, इस तरह से यहाँ पे बंगाल वाला प्रोविंस था, इनको अलग करने का काम कर, जो आज के टाइम में बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान अलग है। तो 5 हफ्ते का टाइम दिया था। जो भी था, रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन है। और इसे डिक्लेयर कब करा गया था, 1947 का ही वो ईयर था और अगस्त का ही वो मंथ था, लेकिन डेट थी 17 अगस्त। 17 अगस्त को इसे डिक्लेयर करा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा जो बताता है कि जो हमारी कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही चेयरमैन भी होंगे राज्यसभा के। आप ऐसे समझ लो, मतलब आपको पता पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। मेनली दो हाउसेस की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा आता है। राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे वही, वो कौन होंगे, जो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन करा गया है, आर्टिकल नंबर 64 है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और प्रेजेंटली इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी जो है प्रेजेंटली इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और जो सेकंड, जैसे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, जो पहला सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो प्रेसिडेंट का होता है। जो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है वो वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है, प्रेसिडेंट के बाद उनका नंबर आता है। तो यहाँ से एग्जाम में ये भी पूछा कि आपके जेकेएसएसबी के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो कौन से थे? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था रिसेंटली एसएससी एग्जाम में, ये कौन सा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता? तो आर्टिकल 66 जो है वो बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरह से होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको पता होने चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट हु आएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है? कई सारी थ्योरीज दी गई थी, उन थ्योरीज की वजह से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। बट नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी में आपको एडम स्मिथ नाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया यक्षगाना की बात करेंगे। ये फेमस डांस फॉर्म तो है बट कहाँ का है आपसे ये पूछा जा रहा है ना। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या फिर असम का है। तो जो फेमस डांस फॉर्म बड़ा है आपको याद होना चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो वहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यक्षगाना की बात करें, कर्नाटका का फेमस डांस फॉर्म फोक डांस की कैटेगरी में ये आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका में दो बड़े इंपॉर्टेंट फोक डांस की कैटेगरी में आते हैं। एक तो हमारे पास ये यक्षगाना आ गया, इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो कुनीथा आता है ना। कभी कुनीथा लिखा होगा, अगर पूरी तरीके से लिखा जाए तो डोलू कुनीथा इस तरह से लिखा होता है। तो ये दोनों डांस फॉर्म आपको कर्नाटका के पता होने चाहिए, है ना। एक यक्षगाना और एक डोलू कुनीथा की मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। कहा जा रहा है राज तरंगिणी की बात करेंगे, जिसमें 7, 8, 2, 6 वर्सेज हैं। इसे कितने तरंग में डिवाइड करा गया? आप सभी को तो राज तरंगिणी की बात करें, कश्मीर की हिस्ट्री को इसके बारे में पता लगता है। कल्हण के द्वारा ये लिखी गई राज तरंगिणी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है MS स्टेन के द्वारा करी गई थी, है ना। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज तरंगिणी कितने तरंग में डिवाइड है। तरंग मतलब वेव्स, वेव्स मतलब कितने बुक्स में डिवाइड है राज तरंगिणी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कितने बुक्स में डिवाइडेड है? 8 बुक्स में डिवाइडेड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कहा जा रहा है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वुमन पोइट ऑफ द डोगरी लैंग्वेज। फर्स्ट मॉडर्न वुमन पोइट डोगरी लैंग्वेज को किन्हें कहा जाता है? दीदा, यशोवती, पद्मा सचदेव, बंधु शर्मा। तो पद्मा सचदेव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मा सचदेव की बात करेंगे, इन्हीं के नाम पे जो गांधीनगर में वुमेन कॉलेज हुआ करता था उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम अब क्या रखा गया? इनमें पद्मश्री से सम्मानित कर गया, इसलिए पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर वुमेन इस तरह से नाम रखा गया। गांधीनगर में जो वुमेन कॉलेज हुआ करता था उसका नाम इनके नाम पर रखा गया। तो ये मॉडर्न वुमेन पोइट, फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट डोगरी लैंग्वेज के नाम से नहीं जाना जाता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। कहा जा रहा है द होली प्लेस ऑफ बाबा डंसर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। बाबा डंसर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है? रिसेंटली JKSSB का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बना था, आपको पता होना चाहिए। तो बाबा डंसर की बात करेंगे, करुआ झील के किनारे आपको देखने को मिलेगा करुआ झील। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? रियासी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से जरूर कई सारों ने वहाँ पे विजिट भी करा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डायरेक्ट स्पीच आपको दी गई, को इनडायरेक्ट स्पीच में से चेंज करना है। क्वेश्चन में कहा गया है यू सेड पीटर हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, है ना। अब पीटर है तो हर लिखा तो पीटर को लड़की मानेगा, क्योंकि यहाँ पे हर यहाँ पे यूज़ करेगा और हर लड़की के लिए यूज़ करा जाता है। यू सैड पीटर हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, आपने देखा सैड है तो सैड का सैड ही रहता है, तो सब जगह है। दैट आएगा ही आएगा, तो सब जगह यू सैड दैट आ रहा है। अब यहाँ पे हैज़ फिनिश्ड है, इसका मतलब टेंस हमारे पास कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और नरेशन का रूल क्या है? जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में चेंज होता है? वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। और पास्ट परफेक्ट में हैज़ हैव की जगह क्या लगता है? हैड लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यू सेड दैट पीटर हैड आ जाएगा। तो पीटर हैड कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीटर हैड फिनिश्ड हर वर्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। कहा जा रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वो वर्ड आपको बताने की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ये 4 वर्ड आपके सामने दिए गए, 2 मिनट लगा के देखिए, 2 मिनट नहीं 2 से 3 सेकंड लगाइए और देखिए किसके गलत स्पेलिंग है। तो सफिशिएंट के स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, SUFFICIENT सफिशिएंट की स्पेलिंग ये हो जाएंगे, बट यहाँ पर गलत दिए गए, तो वही तो आपको पहचानना था। ये रिसेंटली CGL एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कहा जा रहा है
सेलेक्ट द ऑप्शन विच कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्लेन वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस। एक ऐसी जगह जहाँ पे एयरप्लेन्स को मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी से क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसे हैंगर कहा जाता है। हालांकि स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, HANGAR हैंगर, एयरक्राफ्ट हैंगर इसे बोलो, जहाँ पे इन्हें मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है, इसे रखा जाता है, तो हैंगर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कहा जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम आपके सामने जहाँ पर लिखा हुआ है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। इस ईडियम का मतलब क्या है आपको ये बताना है। तो देखो, किसी का भी कोई ख़राब से दिन निकलता है, इरिटेटिंग से दिन निकल रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। आप भाई गलत साइड से उठ चुके हो, ऐसे हिंदी में समझ लो, बट इसका मतलब यही है कि आपका दिन जो है वो हॉरिबल जा रहा है, सुबह से लेकर पे तक ख़राब दिन चल रहा है, इस तरह से मूड ख़राब है। तो समवन हु इज़ हैविंग अ हॉरिबल डे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जो सीजीएल एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलेंगे और आपको बताना चाहूँगा, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वोकैबुलरी प्लेलिस्ट है, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, स्पेशलाइजेशन की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप तैयारी कर सकते हो। बाकी हमारी एप्लीकेशन पे भी कोर्स है इसका, और एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज़ भी है। आप जो भी ज्वाइन कर चाहते हो टेस्ट सीरीज़ कोर्स, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना, फुल कोर्स ज्वाइन कर लो जो आपको ठीक लगता है। और टेस्ट सीरीज या फुल कोर्स की बात करेंगे, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट से ही आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है इफ़ द नंबर 6QP5, ये नंबर आपके सामने है, इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। ये जो नंबर आपके सामने 6PQ5, अगर ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो कौन से डिजिट ऐसे इन ऑप्शन में से आपको बताना है जो P और Q की जगह लेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो P और Q की जगह आप इनमें से कौन से डिजिट सेट कर सकते हो, आपको वो बताना है। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये कि लास्ट में 5 होना चाहिए ना, जैसे 50 होना चाहिए, वो तो है। आप कुछ भी एडजस्ट करो लास्ट में तो 5 आ ही रहा है। हमें चेक करना है बेसिकली 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि डिजिटल सम, सभी डिजिट का सम करो, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए में 5 और 9 है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, अगर सिंपली मैं 6 और 5 का सम करूं तो ये 11 बनता है। 11 में मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है। अगर 5 और 9 में बात करूं तो 11 में अब 9 ऐड करो 20 में 5 ऐड करो 25, तो 25 तो 3 के टेबल में आता नहीं, ये कैंसिल कर दो। 9 5 फिर से वही है, सम करके 25 आने वाला है। अगर मैं 5 और 7 लेकर आऊँ, 11 में अब 7 ऐड करते हो 18 में अब 5 ऐड करोगे तो 23 हो जाएगा, ये भी 3 के टेबल में आ नहीं रहा। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, 11 में 9 ऐड करो 20 में 27 आ जाएगा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि अगर हम 9 और 7 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 9 और 7 को सब्स्टिट्यूट करने पे जो हमारा डिजिटल सम बनेगा 27 बनेगा, और वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब यहाँ पे 6PQ5 की बात करेंगे, यहाँ पर अगर हमको ऐसा नंबर सेट करना है, वो ऑप्शन नंबर डी 9 और 7 वाला सेट करना पड़ेगा, उससे हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आपका सेम क्वेश्चन आता है, अगर थोड़ा चेंज करके बात अपने कैसे करना है वो आपको मैं सिंपल फॉर्म बताऊंगा, अपने उसे कवर कर लेना है। कहा जा रहा है A and B कैन डू अ वर्क इन 15 days and 10 days रिस्पेक्टिवली। A और B की बात करेंगे, A किसी काम को करने में 15 दिन का टाइम लगा रहा है और B किसी काम को करने में 10 दिन का टाइम लगा रहा है। दे स्टार्टेड वर्क बाय वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद क्या होता है, कुछ रीजंस की वजह से B अपना काम छोड़ के चला जाता है। पहले दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, फिर B छोड़ के चला गया, अब बाकी काम A को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट काम कितने दिनों में खत्म होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, 2 लड़के 2 आदमी कुछ भी ले लो, वो मिलके काम कर रहे होते हैं। पहले आपको बताता है कितने दिन लगाते, दूसरे 3 दिन लगाते हैं, फिर बोलते हैं काम करना स्टार्ट किया था, एक छोड़ के चला गया, है ना। कभी पहला वाला छोड़ के चला जाता है, कभी दूसरा छोड़ के चले जाता है। तो बताना होता है लास्ट में कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। देखो इन केस अगर ऐसा होता हमारे पास, जो फर्स्ट वाला पर्सन है इसको आप x मान लो, जो दूसरा वाला पर्सन इसको y मान लो, ठीक है। इसके टाइम को x मान लो, इसके टाइम को y मान लो, ये सिचुएशन लेके चलनी है। जैसे इस क्वेश्चन ने कहा कि B ने काम छोड़ दिया, पहला केस होता है कि पहला ही बंदा अगर काम छोड़ के चला जाए, अगर पहला बंदा काम छोड़ के चला जाए, है ना, जैसे ये x मैंने मान लिया, ये मैंने y मान लिया, पहला वाला x दूसरे वाला y। अगर A लेफ्ट द वर्क होता, अगर पहला बंदा काम छोड़ के चला जाता, तो हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, दूसरा बंदा काम करता ना, दूसरे बंदे के लिए y यूज़ करते हैं, y/x, जिसको काम करना पड़ रहा है उसको ऊपर रख दो, इंटू y-t। ये कंडीशन कब है, जब हमारे पास पहला बंदा छोड़ के जा रहा है, दूसरे बंदे को काम करना पड़ा, तो हर जगह को y देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे B छोड़ के काम चला गया, अगर B छोड़ के काम चला गया तो हमारे पास फॉर्मूला काम x को करना पड़ेगा, x/y
ब्रैकेट में x माइनस टी। ये हमारे पास t क्या होता है, जो जितने दिन बाद काम, 2 दिन बाद 3 दिन बाद जितने काम छोड़ा, ये हमारे पास t होता है। ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। और इस कंडीशन में b ने काम छोड़ा, हम सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है x अपॉन वाई x माइनस टी। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा 15, y हमारे पास 10 हो जाएगा, x हमारे पास 15 है, कितने दिन बाद काम छोड़ा, 2 दिन बाद, तो 15 माइनस 2 करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट वगैरह कर लो, देख लो कितना आंसर आता है, वो आप ऑप्शन में आपको आराम से मिल जाएगा, वहाँ से करेक्ट देख लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना होता है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, x माइनस टी था ना, x हमारे पास 15 था यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमें इस तरह से कवर करना था। अब कैलकुलेशन करके देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, तो वो आपने करेक्ट, आप जो भी ऑप्शन है वो वहाँ पे बता देना आपने। अच्छा ठीक है, यहाँ पर गलती कर दी है फॉर्मूला बताने में मैंने। देखो अगर a काम छोड़ के चला जाता ना, अगर a काम छोड़ के जाता तो फिर फॉर्मूला हमारे पास y अपॉन एक्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि y को काम करना पड़ रहा है। क्योंकि a ने काम छोड़ा तो a के लिए हम x यूज़ करते तो x माइनस टी आ जाएगा ना। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, जिसको काम करना पड़ रहा है उसको ऊपर लिख दो, जो काम छोड़ के चला गया वो यहाँ पे लिख दो। जैसे ये b वाले केस में क्या हो गया, b ने काम छोड़ा है तो काम x को करना पड़ेगा, तो x अपॉन वाई कर लो। लेकिन b ने छोड़ा ना, तो b के लिए y यूज़ करते हैं, तो y माइनस टी, टी मतलब कितने दिन पर काम छोड़ा था। तो यहाँ पे x हमारे पास कितना है, x की अगर हम बात करेंगे, x हमारे पास 15 है, अपॉन y हमारे पास 10 है, इंटू y हमारे पास 10 है, माइनस टी, 2 दिन बाद काम छोड़ा था। अब इसको यूज़ करो और आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। फिलहाल हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म आपको बताना है, ये कुछ पैटर्न आपने फोकस करना और आपने बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अगर आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आती है, आपको जो मैंने तैयारी करवाई है, आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके वीडियोस भी देखिए, VLW रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे अच्छी तरीके से कवर करवाएगा रीजनिंग का सारा सेक्शन आपको। अगर आप यहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ से तो हिंट ले ही सकते हो, 444 और 220 है, क्या रिलेशनशिप हो सकता है। आप 444 का अगर आप हाफ करते हो तो कितना आपके पास आ जाएगा, 222 आ जाएगा, और उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो फिलहाल पैटर्न तुमको ये समझ आ रहा है कि डिवाइड बाई 2 माइनस 2। आगे यहाँ पे फॉलो करके देखते हैं, 52 का हाफ कितना हो जाएगा 26, फिर 26 में से 2 माइनस करो 24। तो पैटर्न तो बिल्कुल सही जा रहा है, ये यहाँ पर भी अप्लाई करना है। 220 का अगर आप आधा करोगे 110 आ जाएगा, फिर 2 माइनस करोगे 108 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 16 की बात करें, कहा जा रहा है इन अ सर्टन कोडेड लैंग्वेज, एक कोडेड लैंग्वेज है, वहाँ पे रन की कोडिंग 17 है, एंड की कोडिंग 8 है। आपको बताना है पेन की कोडिंग क्या हो जाएगी। रन की कोडिंग 17 कैसे है, देखो RUN, R आता है 18 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे, है ना, ठीक है। अब देखिए R 18 नंबर को सिंगल डिजिट बना दो, 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है। ये 21 है, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। तो 9 और 3 12, 12 और 5 17। इस तरह से कोडिंग है। वैसे एंड का भी चेक कर सकते हो। हमें बताना है पेन का, तो पेन का आंसर चेक कर लेते हैं, PEN। P आता है 16 नंबर पे, E आता है 5th नंबर पे, N आता है 14th नंबर पे। तो 6 + 1 7 हो गया, 5 तो सिंगल डिजिट है, 4 + 1 5 हो गया। तो 5 5 10 और 7 17, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से क्या है जो सबसे बड़ी यूनिट है एनर्जी की। सभी एनर्जी की यूनिट है, बट बड़ी यूनिट कौन सी एनर्जी की आपसे यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पर जूल है, किलोवाट आवर है, अर्ग है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक रिलेशनशिप पता होगा, आप सब कुछ बता दोगे। आपको इतना पता होगा 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। मतलब कितने सारे जूल मिला हो तो 1 किलोवाट आवर बनता है। इतना तो क्लियर हो कि किलोवाट आवर अभी बड़ा है, जूल छोटा हो चुका है। अर्ग की बात करेंगे, 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। तो जूल तो अर्ग से भी बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब अर्ग भी छोटा हो गया, क्योंकि हमें किलोवाट आवर तो जूल से बहुत बड़ा है ना, तो ये भी छोटा हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो माइनस में आ जाता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो अब यहाँ से देख रहे हो सब छोटे हो गए हैं, किलोवाट आवर बड़ा हो चुका था, आपसे वही पूछा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कहा जा रहा है विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मिल्क गेट्स, जब दूध खट्टा हो जाता है कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कहा जा रहा है
अब बार कोड रीडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बार कोड रीडर आप देखते होंगे, ये किसके एग्जाम्पल है? क्या प्रोसेसिंग डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग की इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट की बात करेंगे, नई स्लाइड आपको अगर लानी होती है तो क्या यूज़ करते हो? Ctrl+N, Ctrl+I, Ctrl+M, Ctrl+Z, है ना। देखो यहाँ पे कंट्रोल, ये कहाँ चला गया, यहाँ पे देखो जी, Ctrl+I हो गया इटैलिक अगर आपको बनाना हो किसी चीज़ को, Ctrl+Z हो गया अंडू करने के लिए, Ctrl+M होता है नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि Ctrl+N किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, कहा जा रहा है आयुष्मान भारत वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। आयुष्मान भारत की बात करेंगे, ये भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च करेगा, तो कौन से साल में लॉन्च करेगा, आपसे वो पूछा जा रहा है। 2018 में लॉन्च करा गया था। इसका मतलब अगर ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आयुष्मान भारत की अगर हम बात करेंगे, इसका नाम आज के टाइम में अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे कहा जाता है PMJAY से शॉर्ट में कहा जाता है। 2018 में लॉन्च करा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको पता 5 लाख का जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख के जो आपको मिलता है, आप इलाज वगैरह करवा सकते हो इस तरह से, तो हम उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ NHM। NHM का प्राइमरी गोल क्या रहता है? NHM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। ये भी दो तरह से डिवाइड है, एक नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, एक नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन। तो हेल्थ से आपको समझ आ रहा होगा कि अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने, उसके लिए NHM ये इसका प्राइमरी गोल होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 की बात करें, कहा जा रहा है व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन ऑल्सो नाउन एज। ड्रग एडिक्शन को और किस नाम से जाना जाता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। मेंटल इलनेस, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, बिहेवियरल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ड्रग एडिक्शन को सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो सही लग रही हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहा जा रहा है एज़ पर 2011 सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज़। 2011 के सेंसस की बात करेंगे, इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था, आपसे यहाँ पर वो पूछ रहा है। तो 74.04% था, जिसमें मेल का जो है वो 82.14 समथिंग था, और फीमेल कैटेगरी की बात करें 65 पॉइंट कुछ परसेंट था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल 74.04% था। एक एग्ज़ाम था वहाँ पे 74.40, 74.04, 73.40, इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे, इस तरह के ना। तो ये वहाँ पे थोड़ा और कन्फ्यूजन था। तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए 74.04% यहाँ पर है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और आपने बताना है कि ये जो 25 क्वेश्चन का सेट आपके सामने मैं आज लेकर आया हूँ, ये सेट अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता तो आप 25 में से कितना स्कोर कर पाते, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जो है वो पब्लिश करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके UNDP के हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में आ जाएंगे। और रिसेंटली जो अभी मार्च 2024 की बात करेंगे, जो इसका HDI की जो इंडेक्स जो हमारे सामने आया था, उसमें इंडिया के रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इंडिया की रैंकिंग आज के टाइम पे 134 आ चुकी है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, 134 आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो फर्स्ट रैंकिंग थी वो हमेशा की तरह स्विट्जरलैंड रहता है, वैसे आपको देखने को मिला, और लास्ट में सोमालिया वगैरह सब कुछ देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ आज की वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।